उसने आदमी का हाथ रोक दिया जो उसकी ओर बढ़ा था। फिर भी निश्चिंत न होकर उसने कंबल को थोड़ा और ऊपर खींच लिया, लेकिन अगले ही पल वह आदमी कंबल के नीचे चला गया। अपनी कमर की बेल्ट खोल दी, आंखों में आंसू लिए उसने अपनी पैंट उतार दी। यह देखकर आदमी भी अब और नहीं रुका। उसने दोनों हाथ कंबल के अंदर डाल दिए। थोड़ी देर तक टटोलने के बाद उसने उसकी पैंट की कमर पकड़ ली, फिर एक झटके में जोर से खींच दिया। औरत दर्द से मुट्ठियां भींच ली, आवाज नहीं निकली, बस सह गई। केवल यह देखा गया कि उसकी टांग की हड्डी बीच से टूट चुकी थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि आदमी तक ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन अगर समय पर इलाज न हुआ तो उसकी टांग काटनी पड़ सकती थी। तैयार रहो। फिर बिना किसी अनुभव के आदमी ने नंगी हाथों से हड्डी को जोड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन हड्डी जोड़ना और जहर निकालना जैसी पीड़ा आम इंसान के बस की बात नहीं। हड्डियों की कटकटाहट के बीच औरत धीरे धीरे बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से जब वह फिर से होश में आई, उसकी हड्डी सही तरह से जुड़ चुकी थी, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने थी, टॉयलेट जाने का सवाल। शर्मीली होकर उसने ऊपर वाले बिस्तर का सिरा ठकठकाया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जो आदमी अभी तक उससे जरा भी नहीं बनता था, वही विमान दुर्घटना के बाद अपनी दुश्मनी भूलकर उसकी मदद करेगा। और जो उसे और ज्यादा हैरान कर गया, भविष्य में उनकी किस्मतें एक दूसरे से गहराई से जुड़ने वाली थीं। आदमी ने खुद खोदे हुए गड्ढे के नीचे एक लोहे की बाल्टी रखी, फिर मुस्कुराकर बोला, कोई नहीं जानेगा। यह कहकर वह बाहर चला गया ताकि उसे थोड़ी निजता मिल सके। बाहर आते ही ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। उसके बदन पर इतने कम कपड़े थे कि वह अंटार्कटिका की सर्दी में ज्यादा देर नहीं टिक सकता था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी, बाहर रखा ईंधन टैंक अब भी 800 लीटर डीजल से भरा था। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा और तुरंत जनरेटर चलाने भागा। उसी वक्त झोपड़ी के अंदर बिजली जल उठी, हीटर भी चलने लगा। रूही को विश्वास नहीं हुआ। जिस आदमी को वह अब तक केवल अमीर मगर निकम्मा समझती थी, वही अब उसकी जान बचा रहा था। अच्छी खबरें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें केबिन में बहुत सारे खाने के डिब्बे भी मिले जो चीन की वैज्ञानिक टीम पीछे छोड़ गई थी। रूही ने डिब्बे देखकर अनुमान लगाया, शायद हम चीन के ऑनरोरा स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हैं। आदमी एक भौतिक विज्ञानी था, इसलिए उसने अपने पुराने अनुभव के आधार पर उनकी लगभग स्थिति का अंदाजा लगा लिया, पर दिशा अब भी अज्ञात थी। अंटार्कटिका जैसे अंतहीन सफेद रेगिस्तान में किसी स्टेशन को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। रूही बोली, जब तक कोशिश नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? 4 ही तो दिशाएं हैं, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन डीजल सिर्फ 800 लीटर था। अगर वे रोज केवल 8 घंटे जनरेटर चलाएं तो वह मुश्किल से 75 दिन तक चलेगा। आदमी ने कहा, अगर उन 75 दिनों में नहीं मिला तो मैं रास्ते में ही मर जाऊंगा। वह सारा सामान लेकर निकल पड़ा। पहले उत्तर दिशा की ओर जाने का फैसला किया। पहले कुछ दिन की यात्रा ठीक रही। रास्ते में उसने कई जंगली जानवर देखे, कभी कभी उनके साथ फोटो भी ली। सबसे उत्तरी छोर पर पहुंचकर उसने मजाक में कहा, मत घूरो वरना मैं टॉयलेट नहीं कर पाऊंगा। सारा सोना तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा। इतनी घिनौनी बात कि पास का पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। बोलते ही पहाड़ी पर हिमस्खलन शुरू हो गया। उसने अभी ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे कि 100 मीटर ऊंचा बर्फ का पहाड़ सीधे उसके ऊपर गिरने को था। किस्मत से वह आदमी एक चट्टान के नीचे जा छिपा और इस तरह बाल बाल मौत से बच गया। वापस आने के बाद वह अपनी बहादुरी की डींगे हाँकने लगा। रूही ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और तुरंत निष्कर्ष निकाला, उत्तर दिशा में भी समुद्र है, क्योंकि हिमनद केवल समुद्र के ऊपर ही बनते हैं। विमान जिस दिशा में गिरा था वह भी समुद्र की ओर थी। अब उनके पास केवल 2 ही रास्ते बचे थे, पूर्व और दक्षिण। इन कुछ दिनों में वे लगातार डिब्बा बंद खाना खा रहे थे। आदमी हर दिन लंबी दूरी तय करता था, लेकिन अब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसने सोचा अब भोजन में कुछ सुधार किया जाए। रूही ने कहा, मुझे लगता है कुछ दूरी पर मछलियां हो सकती हैं, तुम इस दिशा में जाओ, लगभग यहाँ। आदमी फौरन समझ गया। रूही मुस्कुराई, अरे समझने में तो काफी तेज हो, इसलिए तो मेरी बहन युआ नयुन भी तुम पर फिदा हुई थी। आदमी रूही के बताए स्थान पर पहुंचा, थोड़ा सा गड्ढा खोदा और मछली पकड़ने की तैयारी की। थोड़ी देर बाद ही सचमुच उसके कांटे में एक मछली फंस गई। वह सोच रहा था इसे लाल मिर्च में पकाऊं या भाप में, तभी उसे कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। जब उसने होश पाया तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वह एक गहरी दरार के किनारे लटका हुआ था जिसकी गहराई का अंत दिखता ही नहीं था। वह बस 1 सेंटीमीटर दूर था गिरने से। नीचे अंधेरा और मौत जैसी खामोशी। सांस संभालकर उसने चारों ओर देखा। वह जमीन से लगभग 10 मीटर नीचे फंसा था। सिर्फ हाथों के सहारे ऊपर चढ़ना असंभव था, इसलिए उसने बर्फ की दरारों के बीच रेंगना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। वह एक भटके हुए मक्खी की तरह उसी तंग जगह में इधर उधर घूमता रहा और कई घंटे चलने के बाद वह फिर उसी जगह लौट आया जहाँ से चला था। उसके सामने वही गहरी दरार थी। अब उसके मन में निराशा घर करने लगी। शायद यही मेरा अंत है। लेकिन उसे याद आया घर पर रूही उसका इंतजार कर रही थी। खाना भी अब बहुत कम बचा था। उसने उससे वादा किया था, मैं कुछ अच्छा लाकर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। उधर झोपड़ी में रूही ठंड से कांपती हुई दिन गिन रही थी कि उसे गए कितने दिन हो गए। हर बार जब बाहर से जरा सी आवाज आती वह उम्मीद करती शायद फचुन लौट आया हो। शायद किस्मत का कोई अदृश्य इशारा था जिसने उसे बैठकर इंतजार न करने दिया। उसने खुद जोखिम उठाया और एक बेहद संकरी बर्फीली दरार में घुस गई। लेकिन फचुन का भारी शरीर और मोटा बर्फीला कपड़ा उसे उस बर्फ की दरार में फंसा दिया जहाँ से हिलना भी मुश्किल था। बहुत मेहनत और ताकत लगाने के बाद फू चुनक आखिरकार उस बर्फ की दरार से कठिनाई से बाहर निकल आया। वह बिना रुके बिना आराम किए फिर से सामने की ओर बर्फ की सुरंग में चढ़ने लगा। लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ कोई भयानक मजाक कर रही थी। अचानक अंदर से एक भारी धमाका हुआ। पूरा बर्फीला
हिस्सा धसक गया और अगले ही पल फूचुन का शरीर पूरी तरह बर्फ के नीचे दफन हो गया। अच्छी बात यह थी कि वह बर्फ इतनी गहरी नहीं थी कि उसकी जान ले सके। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला, कमजोर सी लौ के सहारे वह ऊपर की ओर चढ़ने लगा। एक बार गिरता तो दोबारा कोशिश करता, बार बार, जब तक कि आगे की मोटी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक नहीं लिया। अब वह न आगे बढ़ सकता था न पीछे लौट सकता था। उसने पूरी ताकत लगाई पर बर्फ हिली तक नहीं। फिर भी वह रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था रुई अब भी छोटी झोपड़ी में उसका इंतजार कर रही है। उसने खुद से कहा, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। इस बीच फूचुन के गिरने को 4 दिन बीत चुके थे। रुई के दिल में अब डर घर कर गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने हाथ में पकड़े लॉकेट को कसकर थामे फूचुन की सुरक्षित वापसी की दुआ करने लगी। बस वह सही सलामत लौट आए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल पड़ा। तेज हवाओं ने झोपड़ी के बाहर रखे जनरेटर को पलट दिया और वह बंद हो गया। अब झोपड़ी के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। खिड़कियों पर मोटी बर्फ जमने लगी। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो वह ठंड से मर सकती थी। रुई ने आखिरी हिम्मत जुटाई, घायल टांग घसीटते हुए बाहर निकली ताकि जनरेटर को दोबारा चालू कर सके। लेकिन बर्फ में जमी रस्सी अब कमजोर और सड़ी हुई थी। उसने जोर से खींचा और रस्सी 2 हिस्सों में टूट गई। उसी पल टूट गई उसके जीवित रहने की आखिरी उम्मीद भी। अब वह निराशा से भी गहरी तन्हाई में डूब गई थी। 4 दिन बीत चुके थे। फूचुन का कोई अता पता नहीं था। उसका दिल टूट गया। बर्फ के फाहे धीरे धीरे गिर रहे थे। सामने अनंत सफेद मैदान था, शांत, सुंदर, मानो मौत का भी एक सुकून भरा सौंदर्य हो। उसने सोचा, अगर जिंदगी का अंत यही होना है तो यही ठीक है। वह एक तरफ पड़े खाली खाने के डिब्बे की ओर बढ़ी। उसका धारदार ढक्कन उठाया और अपने जीवन का अंत कर लिया। गर्म खून उसकी हथेली से बहता हुआ नीचे टपकने लगा। लाल रंग, इतना तेज कि आंखों को चुभे। सालों से दर्द और ठंड से जूझती हुई रुई आखिरकार अपनी आंखें बंद कर मौत की गोद में समा गई। उसी वक्त दूसरी ओर फूचुन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक बर्फीली कुल्हाड़ी से धीरे धीरे एक जीवित रहने का रास्ता खोद निकाला और आखिरकार बाहर निकल आया। वह बिना रुके तेजी से वापस झोपड़ी की ओर दौड़ा। लेकिन जब वह पहुंचा, जो नजारा उसने देखा, उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर रुई के पास पहुंचा, उसके सीने से कान लगाकर दिल की धड़कन सुनी और तभी उसने पाया रुई मरी नहीं थी। वह सिर्फ अत्यधिक ठंड और खून की कमी से बेहोश हो गई थी। फूचुन ने रुई को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। उसका दिल पश्चाताप और डर से भर गया था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं बस 1 मिनट और देर कर देता तो क्या रुई सचमुच मुझसे हमेशा के लिए चली जाती? क्या इस ठंडी वीरान अंटार्कटिका में मैं पूरी तरह अकेला रह जाता? उसने जनरेटर को ठीक किया और फिर उसी मछली से एक बर्तन गर्म सूप बनाया। वही मछली जो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ी थी। लेकिन इस भयानक हादसे के बाद रुई के भीतर अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। उसके चेहरे पर बस थकावट और खामोशी थी। कुछ देर आराम करने के बाद फूचुन ने खुद को संभाला, पर रुई के मना करने के बावजूद वह फिर से खोज की यात्रा पर निकल पड़ा। रवाना होने से पहले उसने कहा, अगर तुम सच में मेरा इंतजार नहीं कर पाओ या अगर मैं वापस नहीं आया तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले सारा डीजल और खाना खत्म कर लो और फिर ही बाकी का फैसला करना। वह फिर से निकल पड़ा। उसके पैरों के निशान अब अंटार्कटिका की हर सफेद जमीन पर थे। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार किस्मत ने उसके साथ एक और निर्दयी खेल रचा है। तेज रोशनी और बर्फ के प्रतिबिंब रिफ्रैक्शन की वजह से लंबे समय तक बाहर भटकने के कारण फूचुन को अचानक स्नो ब्लाइंडनेस, बर्फीली अंधता हो गई। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गईं। दर्द असहनीय था। अब उसे अपने पैरों के नीचे की राह तक नजर नहीं आ रही थी। उसने खून से अपनी ऐनक को रगड़कर दृष्टि वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हालत और भी बिगड़ती चली गई। वह गिरता, संभलता, घिसटता, कभी रेंगते हुए, कभी लुढ़कते हुए आखिरकार झोपड़ी के पास पहुंच गया। वह अपने ही घर के सामने खड़ा था, लेकिन उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। किधर जाना है, कौन सा रास्ता सही है, वह समझ नहीं पा रहा था। बेबस होकर वह जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज बर्फीली खामोशी को चीरती चली गई। अंदर झोपड़ी में रुई ने उसकी टूटी हुई पुकारें सुनी और पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से उठी। उसकी आवाज जैसे अंधेरे समुद्र में जलते प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस की तरह थी, जिसने रास्ता भटके फूचुन को दिशा दिखा दी। रुई, मैं यहाँ हूँ, वह चिल्लाया। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब वह आदमी जिसने कभी हार नहीं मानी थी पूरी तरह टूट गया। जो बर्फ में दबा, जो भूख और दर्द झेल गया, वह बच्चे की तरह रो रहा था। रुई ने उसे थाम लिया, धीरे से कहा, मत डरना, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर फूचुन के दिल को शांति मिली। वह उसके गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो गया। रुई ने उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, हम जरूर जिंदा रहेंगे। जब वह सोया हुआ था, रुई ने निश्चय किया कि वह उसके लिए कुछ अच्छा करेगी। उसने कैंची उठाई और धीरे धीरे उसकी दाढ़ी और बाल काटने लगी। इस छोटे से स्नेह ने दोनों के जमे हुए दिलों में गर्मी भर दी। एक अनजानी भावना उनके बीच बहने लगी, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। शायद साथ बिताया समय उन्हें एक दूसरे के करीब ला चुका था। जो दो लोग पहले एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब उसी झोपड़ी में एक दूसरे का सहारा बन गए थे। वह उसके बिना नहीं रह सकती थी और वह भी उससे अलग नहीं हो सकता था। पर दोनों में से कोई भी इस बात को जुबान से नहीं कह पा रहा था, क्योंकि दोनों को अच्छी तरह पता था कि उनका जिंदा बच पाना अब भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार फूचुन ने बाहर निकलने से पहले रुई के हाथों से तैयार किया गया सुरक्षात्मक आई मास्क पहन लिया। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब मैं चल पड़ा।
अगर मैं लौटूं तो यही दिशा में देखना, यहीं से मैं वापस आऊंगा। रुई शर्माते हुए अपने सीने को दबा बैठी, पर यह एक बड़ी गलतफहमी निकली। फू चुन ने बस उस लॉकेट को देखा था जो उसके पास था। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर उसके छाती पर लगे ग्वानियन की मूर्ति के सामने चुपचाप प्रार्थना की। रुई से मिलने से पहले उसकी किस्मत खराब थी, पर साथ गुजरे इन दिनों ने उसे एहसास दिलाया कि शायद सब कुछ पहले से तय था। एक बार मैं तेरा इंतजार करूंगा कह दिया, तभी चुन के भीतर का सारा डर मिट गया। बाहर चाहे तूफान खड़ा हो और बर्फ की ठंडी हवा सरकती रहे, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। रुई की झुलसी हुई झुर्रियों भरी गर्दन को निहारते हुए उसने तय किया कि और मछलियां पकाकर ले जाएगा ताकि रुई को पोषण मिल सके। पर अभी उसने बर्फ खोदना शुरू ही किया था कि बर्फ की सतह अचानक चटकने लगी। टूटते ही वह विस्फोट सा हुआ और फू चुन ठंडे समुद्री पानी में धंस गया। उसने जिद करके ऊपर की ओर तैरने की कोशिश की, पर पारदर्शी बर्फ पतली दिखती थी पर बहुत मजबूत निकली। उसने कोहनी से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, पर चक्का देने वाली ठंडक और दबाव ने उसकी ताकत छीन ली और वह धीरे धीरे पानी के नीचे धंसने लगा। फू चुन बिल्कुल थक चुका था, इतनी हिम्मत नहीं बची कि और संघर्ष कर सके। ठीक उसी वक्त कुछ पेंगुइन तेजी से तैरते हुए आए और उसकी निराशा में एक छोटी सी उम्मीद की किरण दे गए। वह उन पेंगुइनों के द्वारा दिखाई गई राह का अनुसरण करता हुआ ऊपर निकला और किनारे तक पहुंच गया। समुद्री पानी ने फू चुन के कपड़ों को भिगो दिया था। तेज और चुभती हुई ठंडी हवा उसकी त्वचा पर सुइयों की तरह लग रही थी। एक बार फिर मौत के कगार से लौटा। इस संघर्ष ने उसकी रुई के लिए याद और चाहत को चरम पर पहुंचा दिया। उसे अचानक याद आया कि वे फल की कैंडीज हैं। 50 ग्राम फल कैंडी में लगभग 300 कैलोरी होती है। जरूरी मौके पर यह जान भी बचा सकती है। कांपते हुए उसने कैंडी मुंह में ठूंस ली और ठंडी हवा के बीच बार बार बेहोशी के किनारे पहुंचते हुए अपनी शेष शक्ति से आगे बढ़ता रहा। घर में रुई का इंतजार ही फू चुन को जिंदा रहने की आखिरी वजह थी। प्रेम की इस याद से उसने हिम्मत जुटाई और कंकड़ नुमा ठंडी हवा को सहकर छोटी झोपड़ी तक पहुंच गया। पर अब उसके कपड़ों पर लगी समुद्री पानी की बूंदें जम चुकी थीं। फू चुन जल्दी ही बेहोश हो गया। रुई बहुत दुखी हुई, पर शब्द कम थे। उसने फूचन के कपड़े उतार दिए और अपने ही शरीर से अपनी गर्मी देकर जमने के कगार पर खड़े फू चुन को फिर से ताजा किया ताकि वह घर में आराम कर सके और ठीक हो सके। इसी बीच एक छोटा सा पेंगुइन अचानक उनकी जिंदगी में आ गया। दोनों का उस छोटे परिंदे के प्रति अलग अलग व्यवहार हुआ। रुई कहती है, यह तो मेरे लिए बड़ा हुए जैसा है, और फू चुन जो उस पेंगुइन पर मेहरबान हो गया कहता कुछ नरम सी बातें। पेंगुइन को लेकर थोड़ी झगड़ालू बात भी हुई। अगर तुम उसे हावी होने दोगे तो मैं वो फू चुन को भून कर खा लूंगा जैसी हंसी मजाक भरी धमकियां भी मिली। बेवश फू चुन ने समझौता कर लिया। जो पेंगुइन पहले खाने को होना चाहिए था वह आखिरकार दोनों का पालतू बन गया। फू चुन ने उसे एक नाम भी दिया। कहने लगे, तुम सच में अच्छे हो, छोटों का क्या काम, बहुत बढ़िया, शानदार। और इस तरह छोटा सा श्याओ पांग, उनका पेंगुइन पालतू, दोनों के बीच एक भावनात्मक पुल बन गया। उसने रुई और फू चुन के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। फू चुन जब सो जाता तो रुई धीरे से उसका हाथ छू लेती और फू चुन भी रुई के उस कोमल और शालीन मुस्कान में खो गया था। फू चुन ने एक लकड़ी का डंडा ढूंढा और उसे घिसकर रुई के लिए एक सहारा बना दिया। वह हर दिन उसके साथ पुनर्वास अभ्यास करता और खाली समय में स्नो स्लेड से उसे लेकर अंटार्कटिका की अद्भुत खूबसूरती दिखाने जाता। धीरे धीरे फू चुन को यह एहसास होने लगा कि अगर वह कभी वापस न जा सका और हमेशा के लिए यहीं इसी बर्फीले संसार में रुई के साथ रहना पड़ा तो शायद यह भी एक खूबसूरत किस्मत होगी। वे दोनों चाहते थे कि समय इसी पल पर ठहर जाए, इस पल पर जो उनकी जिंदगी की सबसे यादगार घड़ी थी। फू चुन रुई से प्यार करने लगा और रुई भी फू चुन पर गहराई से मोहित हो गई। दिन यूं ही बीतते गए, पर जल्द ही भोजन की कमी ने फिर से उन्हें मौत के कगार पर पहुंचा दिया। डीजल भी लगभग खत्म हो गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते थे। इसी बीच एक दिन बाहर निकले फू चुन को एक अजीब आकार का पत्थर मिला। वह चिल्ला उठा, अरे ये तो शायद उल्कापिंड है। उसकी खोज ने जैसे अंधेरे में रोशनी फैला दी। वह बेहद उत्साहित होकर दौड़ता हुआ झोपड़ी में पहुंचा और रुई को दिखाया, देखो यह शायद मंगल ग्रह का पत्थर है। रुई ने कहा, सच में? लेकिन यह कुछ अलग लग रहा है। फू ना चुन बोला, उल्कापिंड एक जैसे कहाँ होते हैं? रुई पत्थर को गौर से देखने लगी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद वह पत्थर पिघलने लगा और उससे एक अजीब सी गंध उठने लगी। फू चुन जिज्ञासा से झुककर सूंघता है और फिर अचानक चिल्ला उठता है, ये क्या बकवास है? ये तो मल की गंध है। रुई बोली, किसका मल? फू चुन गुस्से से चिल्लाया, ये तो इंसान का मल है। इससे उन्हें अंदाजा हुआ कि ऑनरोरा स्टेशन शायद आसपास ही है, क्योंकि इसका मतलब था कि यहाँ इंसान मौजूद हैं। वे दोनों उत्साह से भर गए, लेकिन अचानक फू चुन का चेहरा जम गया। उसने देखा रुई ने बहुत हल्के में अपनी नाक से बहता खून पोंछा। तभी फू चुन को एहसास हुआ कि रुई उससे कुछ छिपा रही थी। दरअसल लंबे समय से विटामिन की कमी के कारण रुई को स्कर्वी हो गया था। यह बीमारी सामान्य परिस्थितियों में सब्जियां और विटामिन लेकर ठीक की जा सकती है, पर अंटार्कटिका की कठोर जलवायु में यह उसके लिए मौत की सजा जैसी थी। जल्द ही उसके दांत गिरने लगेंगे, नाखून टूटने और उखड़ने लगेंगे और उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगेगा। रुई बोली, तुम अब लगभग ऑरोरा स्टेशन के करीब पहुंच चुके हो। जैसे दो मछलियां जो फंस गईं और एक दूसरे के लार से ही जिंदा हैं, तो क्यों न नदी में लौटकर अपनी अपनी राह पकड़ लें। वह कहना चाहती थी, मुझे छोड़ दो, अकेले जाओ, तुम्हारे पास अभी भी जीने का मौका है। पर फू चुन अब यह सब नहीं सुन सकता था। कई बार मौत से लौटने के बाद वह रुई को भुलाने की बात सोच भी नहीं सकता था। इस बार उसने कोई दबाव नहीं रोका, बल्कि एक साहसी फैसला लिया। उसने
उसने रूई को शादी का प्रस्ताव दिया। वह बोला, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे हम अमीर हों या गरीब, चाहे तुम्हारे कितने भी दांत बचे हों, चाहे तुम सचमुच लंगड़ी क्यों ना हो जाओ, चाहे तुम कितने दिन नहाओ या ना नहाओ, तुम खुशबूदार रहो या बदबूदार, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा जब तक मौत हमें अलग न कर दे। फूचुन ने धीरे से कहा, जिन रूई, क्या तुम इस दुनिया के अंत पर मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारा कानूनी पति बनना चाहता हूँ। यह कहते हुए फूचुन ने अपनी उंगलियों से एक काल्पनिक अदृश्य अंगूठी बनाई और उसे रूई की अनामिका रिंग फिंगर में धीरे से पहनाया। उस पल ऐसा लगा जैसे उनकी हर कसम, हर वादा अब सचमुच मायने रखने लगा हो। रूई ने आंसुओं से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए चाहे मेरा शरीर जैसे भी बदल जाए, मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, भले ही जिंदगी की घड़ी अब आखिरी सांसें गिन रही हो। फुचुन ने धीरे से जवाब दिया, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए चाहे तुम कैसी भी बन जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बर्फ पिघल रही हो। रोते रोते जैसे उनके पास बचे आखिरी डीजल की बूंदें भी खत्म हो गईं। अब फूचुन के पास कोई और चारा नहीं था, उसे फिर से निकलना ही पड़ा औरोरा स्टेशन को खोजने की यात्रा पर। रवानगी से पहले रूई ने उसे एक छोटी सी डायरी दी। यह है मेरी बनाई हुई अंटार्कटिक सर्वाइवल हैंडबुक, फूचुन ने हंसते हुए कहा। क्या जब बर्फ का पहाड़ टूटेगा तब मैं इसे खोलकर पढ़ूंगा? रूई जिद से बोली, मुझे परवाह नहीं, पर तुम्हें इसे रखना ही होगा। उसके बाद से हर बार जब फूचुन खोज पर निकलता तो वह मौत और जिंदगी की दौड़ में होता था। ईंधन खत्म हो गया तो उसने फर्नीचर तोड़कर जलाया। जब लकड़ियां भी खत्म हो गईं, रूई ने उससे कहा, तुम बर्फ की स्लेज में जितना सामान उठा सकते हो सब लेकर जाओ, आखिरी दिशा में आगे बढ़ो और दोबारा वापस मत आना। पर फूचुन कैसे अपने प्यार को पीछे छोड़ सकता था? वह अब भी दिन रात ओनरोरा स्टेशन की खोज में भटकता रहा, पर कोई सुराग नहीं मिला। पहले की चोटों के कारण उसके पैर सूज गए थे और चलना मुश्किल हो गया था। वह थक चुका था। उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगी थी। कई असफल यात्राओं के बाद फूचुन पूरी तरह टूट गया। उसने बर्फ में एक गहरा गड्ढा खोदा और बोला, यह मेरी कब्र होगी। वह उसमें लेट गया। ऊपर के शांत आसमान को देखते हुए उसका बेचैन मन अचानक शांत हो गया। उसने बर्फ की स्लेज पर रूई को अपने पास रखा। दोनों दूर तक फैली बर्फीली पहाड़ियों को निहारने लगे। रूई बोली, मुझे याद है पिछली बार तुमने जमीन में गड्ढा जिंदा रहने के लिए खोदा था। फूचुन ने सिर झुका लिया। रूई ने गंभीर स्वर में कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ यहीं मर जाओ। मुझे यह जगह पसंद है, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये मेरी मंजिल है, लेकिन तुम्हारी नहीं। रूई की इस बात ने फूचुन के दिल को तोड़ दिया, पर उसने उसकी बात मानी और आंसू पोंछते हुए फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। वह लंगड़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए आखिरी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ता गया। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान, सब कुछ उसकी नजर धुंधला कर रहे थे। कभी भी वह खाई में गिर सकता था, लेकिन अब वह डरना भूल चुका था। आखिरकार तूफान इतना भयानक हुआ कि फूचुन बेहोश होकर गिर पड़ा। कितनी देर बीती कोई नहीं जानता, पर तभी उनका पेंगुइन श्याओ पांग उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। उसकी तीखी आवाज ने बेहोश पड़े फूचुन को जगा दिया। जब उसने मुश्किल से आंखें खोली तो देखा श्याओ पांग रास्ता दिखा रहा था। वह घिसटते हुए उसके पीछे चला और जब ऊपर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने वही चीज थी जिसकी वह इतने दिनों से तलाश कर रहा था। औरोरा स्टेशन। उस पल फूचुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि अगर उस दिन उसने श्याओ पांग को नहीं छोड़ा होता, अगर उसने उसे खा लिया होता, तो शायद वह आज जिंदा न होता। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा किया, बहुत बढ़िया छोटे दोस्त, सोचने का वक्त भी नहीं था। फूचुन तुरंत औरोरा स्टेशन की तरफ भागा, लेकिन वो जगह बहुत विशाल थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वहाँ के वैज्ञानिक कहाँ हैं, इसलिए वह एक एक कमरे में जाकर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन आखिर तक कोई जवाब नहीं मिला। फूचुन पूरी तरह टूट चुका था। उसकी ठंड की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई। दोनों पैर सुन्न पड़ गए थे। वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उसने पास से एक पत्थर उठाया और अपनी बची हुई ताकत से लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से ठोकने लगा। उम्मीद थी कि आवाज सुनकर कोई शोधकर्ता बाहर आ जाएगा, और तभी आसमान में गूंजती उसकी आवाज के बीच उसे दूर से स्टेशन के कुछ लोग उसकी तरफ हाथ हिलाते दिखाई दिए। फूचुन जान गया वो बच गया है, लेकिन तभी उसे याद आया रूई तो अब भी उस छोटी झोपड़ी में उसका इंतजार कर रही है। बिना कुछ सोचे वो शोध दल के साथ वापस निकल पड़ा। वो बर्फ से ढकी गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा, बस एक ही ख्याल, थोड़ा और तेज चलाओ। मगर उस बचाव के रास्ते पर फूचुन शायद पहले ही अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। जब वे लौटे, भारी बर्फीले तूफान ने पहाड़ को ढक लिया था। वो झोपड़ी जहां फूचुन और रूई रहते थे अब सफेद बर्फ में दबी हुई थी। फूचुन कुछ समझ भी नहीं पाया कि तभी पहाड़ से आया हिमस्खलन झोपड़ी को पूरी तरह निगल गया। उनका घर टूट गया और साथ ही फूचुन का दिल भी। वो पागलों की तरह चिल्लाया, दूर हटो, हट जाओ, हट जाओ। उस रात उसे एक सपना आया। वो और रूई की एक छोटी सी शादी हो रही थी। रूई मुस्कुराकर उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जब वह जागा, रूई अब नहीं थी। रूई की मौत के साथ ही फूचुन का दिल भी मर चुका था। वो अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा रहा। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। आसमान में ऑनरोरा, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश, नाच रहा था। वही दृश्य जिसे देखने की रूई जीवन भर तमन्ना करती रही थी। फूचुन ने उस नोटबुक को उठाया जिसे रूई ने उसके लिए बनाया था। हर पन्ने पर उसकी मोहब्बत झलक रही थी। अगला पन्ना पलटा तो उसमें एक छोटा सा लॉकेट छिपा था। तभी उसे समझ आया रूई ने अपनी सारी उम्मीदें उसी में सौंपी थी, और ऑरोरा को आखिरी बार देखने की इच्छा वो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। नोटबुक में एक पत्र भी था, रूई का आखिरी खत।
उसे पढ़कर फुचुन को कुछ एहसास हुआ। वो तुरंत उठा, कपड़े पहने और बर्फीले तूफान में फिर निकल पड़ा। उसे यकीन था रुई आज जरूर ऑरोरा देखने निकली होगी। वो झोपड़ी में नहीं मरी होगी, शायद किसी जगह फंसी होगी। वो बेतहाशा पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगा और सचमुच उसे एक गड्ढा मिला। उसके अंदर कोई पड़ा था। वही रुई थी जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। फुचुन झुककर बोला, तेरे कानों में फिर से हवाओं की सरगोशियां गूंजें, तेरे कानों में फिर वो गाने सुनाई दें जो हमने साथ मिलकर प्यार में गाए थे।